किसी भी देश के लिए एयर डोमिनेंस के लिए ज़रूरी होता है उसकी एयरफोर्स। एयरफोर्स के अंदर अलग अलग विंग या फिर अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से उसके एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी होते हैं जो आपके हाई लोड कैपेसिटी का होते हैं, यानी आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद करते हैं, हथियार साजो सामान के लिए। आपके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं जो स्मॉल टेक्टिकल आपके ऑपरेशंस के लिए होते हैं। आपके पास दूसरे एयरक्राफ्ट भी होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, जिससे जंग लड़ी जाती है और जिसके लिए किसी भी एयरफोर्स को बनाया गया है। बदलते वक्त के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट का जो रोल है वो भी बदलता जा रहा है। हम बात कर रहे थे, हमने एक टाइम में सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात की, चाहे वो सुकोई 30 हो या दूसरे एयरक्राफ्ट हो, फिर राफेल हो। राफेल ओमनी रोल है, यानी कई रोल्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सर्विलेंस भी कर सकता है, वो अटैक भी कर सकता है और वो दूसरे काम भी कर सकता है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है? आगे का नया शब्द है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी आने वाले वक्त का वो एयरक्राफ्ट जो किसी भी दुश्मन के इलाके में घुसेगा और दुश्मन को उसके बारे में पता ना लगे, यानी उसको भेज पाना, उसको रेडार पर ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, रशिया और चीन जैसे 3 ही देश शामिल हैं। हालांकि चीन का दावा है कि उसके J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन जमीनी तौर पर इसको लेकर कई बार खंडन भी किया गया। अमेरिका के पास F-35 हो या रशिया के पास उसके जो दूसरे सुखोई हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का मकसद क्या होता है और उसमें क्या कुछ बुनियादी फर्क होता है दूसरे एयरक्राफ्ट से? पहली बात तो ये, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उसको भेद पाना या फिर उसको रेडार पर ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये टेक्निक बहुत कम देशों के पास है, 3 देशों के पास है। दरअसल जब भी कोई रेडार अपनी कोई वेव छोड़ता है तो वो एयरक्राफ्ट से टकराती है और उसको इंटरसेप्ट कर लेती हैं। लेकिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ये सारी चीज़ें फुल प्रूफ होगी, यानी जो भी रेडार्स की जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो रेडार्स हैं वो अगर एयरक्राफ्ट से टकराती भी हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर या उससे टकरा कर वापस नहीं जाएंगी, बल्कि पास ऑन हो जाएंगी। यानी रेडार को नहीं पता लगेगा कि आपके इलाके में एयरक्राफ्ट है। दूसरा, उसके जो एम्यूनेशंस होंगे वो उसके बेली के अंदर होंगे, यानी उसके नीचे जो आप देखते होंगे कि एयरक्राफ्ट के नीचे जो आर्म्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, वो उसके अंदर ही सीमित होगी, जिससे उसको ट्रैक कर पाना या उसके बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल होगा और वो बहुत आराम से चल सकता है। उसको दूसरे रडार भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। उसकी मैन्युअलिटी बहुत ज़्यादा होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सुपरसोनिक होंगे, हाईली सुपरसोनिक होंगे। वो इतनी तेज़ गति से होंगे कि वो कुछ चंद सेकंडों में ही या फिर माइक्रो सेकंड में ही दुश्मन के इलाके में घुस जाएंगे। ये कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास हैं, होनी चाहिए। 3 देशों के पास अब तक ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब भारत अपना खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसको कहा गया है कि मीडियम एयरक्राफ्ट, यानी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो बनाने की कोशिश में है। और इसकी खास बात ये कि इसको ना सिर्फ पायलट से चलाया जा सकता है, यानी पायलट इसको चला सकते हैं, बल्कि ये मानव रहित भी होंगे। यानी इसको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पायलट ही लेकर जाए दुश्मन के इलाके में, बल्कि ये विदाउट पायलट भी जा सकता है। बेंगलुरु में इसकी प्रदर्शनी दिखाई गई और ये कहा गया कि इसके जो ट्रायल्स हैं 2031 तक या उसके 2035 के बीच में कभी भी इसको ट्रायल कर लिए जा सकते हैं। इसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन अगर ये तकनीक भारत के पास आ गई तो फिर भारत के लिए कितना बड़ा आयाम होगा या कितना बड़ा चेंज होगा, ये शायद आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी या ये स्टेल्थ या फिर ये तकनीक कुछ चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। भारत बहुत तेजी से अपनी स्क्वाड्रन्स की कमी को लेकर काम कर रहा है, लेकिन अगर तेजस या फिर आप तेजस के मार्क 2 और उसके बाद आपके पास जो ये नए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं आ गए, तो फिर भारत को दुनिया के किसी देश की तरफ मुंह ताकना नहीं पड़ेगा या फिर देखना नहीं पड़ेगा। ना सिर्फ स्क्वाड्रन्स की कमी को पूरा किया जा सकता है, बल्कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया को ये एयरक्राफ्ट सप्लाई भी कर सकता है। इसमें अगर वेपन्स की बात की जाए तो इसमें वो सभी वेपन्स होंगे जो इस समय दुनिया के देशों के पास, दुनिया के दूसरे देशों की एयरफोर्स के पास मौजूद हैं, जिसमें खास तौर पे मेटियोर मिसाइल हो, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल कहा जाता है, या फिर स्कैल्प हो, हैमर, ऐसी कई तमाम मिसाइल्स हो, उनको भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की खुद की है, जिसकी रेंज कैपेसिटी उसकी जो रेंज है वो करीबन 400 किलोमीटर की है, उसको भी डिप्लॉय किया जा सकता है। यानी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वो सपना है
जो अगर भारत ने पूरा कर लिया तो दुनिया भारत की तरफ बहुत अदब से, बहुत विश्वास के साथ देखेगी और ये हमारी कैपेबिलिटीज के लिए बहुत जरूरी भी है। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जिस फोर्स की बात आपसे करने जा रहे हैं वो भारत की सबसे पुरानी फोर्सेस में से एक है, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस। हर जंग ने भारत को कई नए स्टेप्स या फिर नए कदम उठाने के लिए मजबूर किया, चाहे 1962 की जंग के बाद आईटीबीपी का गठन हो, लेकिन 1965 में भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद गठन हुआ बीएसएफ का 1 दिसंबर 1965 को। महत्वपूर्ण यह था कि बीएसएफ की जो शुरुआत है वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के तौर पर की गई, यानी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स वो जो बॉर्डर को गार्ड कर सके। बहुत कम बटालियन से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन आज के समय करीबन 116-118 बटालियन इसकी हो चुकी है, जिसमें करीबन 2.5 लाख से ज्यादा बीएसएफ के जवान और ऑफिसर शामिल है। बीएसएफ करीबन 27वें डीजी जो है वो है अस्थाना सर, यानी जो इसको लगातार इनको कमांड करते हैं, या फिर डीजी है बीएसएफ के जो इसको लुक आफ्टर करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि बीएसएफ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जिसका बजट करीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। कई बड़े ऑपरेशन में, खासतौर पे 1971 की जंग में जब मुक्ति वाहिनी की शुरुआत हुई या उसको लगातार वहां से बांग्लादेश में बड़े ऑपरेशन किए गए, तब बीएसएफ का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद ना सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर पर बल्कि दूसरी जगहों पर भी बीएसएफ के इसी तरीके से इस्तेमाल को किया गया, चाहे वो कश्मीर हो या दूसरी जगह, चाहे गुजरात राजस्थान के बॉर्डर्स हो या फिर कश्मीर के बॉर्डर्स। इस समय जब कश्मीर के अंदर लगातार कई चीज़ें, अर्थव्यवस्था या फिर उसकी यहाँ के माहौल ख़राब हुआ, तब भी बीएसएफ को वहाँ पर इंसर्जेंसी के लिए या फिर वहाँ की चीज़ों के लिए डिप्लॉय किया गया और बीएसएफ ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया गया है। बीएसएफ इस समय पैरामिलिट्री के अंदर एक सबसे प्रोमिनेंट फोर्स के तौर पर जाना जाता है। यही वजह है कि जब बॉर्डर गार्डिंग की बात आती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा बीएसएफ को याद किया जाता है। पठानकोट हमला एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था। दुनिया सोचने लग गई थी और फिर भारत ने कई और एक्शन लिए। पठानकोट हमले के बाद कुछ वक्त बीता ही था कि भारत ने एक बार फिर एक बड़े अटैक का सामना किया, और वो था उरी अटैक। 18 सितंबर 2016 में उरी अटैक को एलईटी के टेररिस्टों ने अंजाम दिया, जिसमें हमारे कई सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी और फिर तैयार किया गया सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। पहला सर्जिकल स्ट्राइक यानी मणिपुर यानी म्यांमार के उन बॉर्डर के इलाकों में जहां पर जिन्होंने हमारे डोगरा सोल्जर्स पे हमला किया था, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक 2 की तैयारियां की गई। तय किया गया कि अब पाकिस्तान के उन आतंकी कैंप्स को बर्बाद किया जाएगा जो लगातार आतंकियों को यहां से भेज रहे हैं, यानी पूरी तरीके से सफाया। टीम का सिलेक्शन किया गया, फिर दोबारा से चुना गया स्पेशल फोर्सेस की टीम 4 और 9 को, यानी यूनिट 4 और 9 का चयन इस खास ऑपरेशंस के लिए किया गया। सबको कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि आपको एक बड़े ऑपरेशंस पे निकलना है। फिर 27 और 26 सितंबर को 2016 में सभी को अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर के भेजा गया और फिर तैयारी शुरू हुई सर्जिकल स्ट्राइक की। बताया जाता है कि 28 तारीख की रात यानी 29 तारीख की सुबह को करीबन 2 बजे इन सभी सैनिकों को अलग अलग लोकेशंस में, 3 से 4 लोकेशंस में उतार दिया गया, जो जम्मू और कश्मीर के अलग अलग लोकेशन थी, जिसमें पुंछ और कुपवाड़ा की कुछ लोकेशंस थी। 4 टुकड़ियों में करीबन 70 से 80 जवान थे, जिनको टारगेट दिया गया था कि आपको पीओके के अंदर करीबन 2 से 3 किलोमीटर इलाकों में घुसना है और बड़े कैंप्स को बर्बाद कर वापस लौटना है, और समय दिया गया कुछ ही मिनटों का, यानी करीब 1 घंटे से कम समय के अंदर ये ऑपरेशन को अंजाम देना था और वापस लौटना था। और इसमें इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चर्स और स्पेशल टेक्निकल वेपन्स। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने इस सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया। करीबन 4 से 5 बड़े टेररिस्ट
कि आप कह सकते हैं कि लॉन्च पैड्स को बर्बाद कर दिया गया, जिसमें करीबन 35 से 50 आतंकियों को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन इतना बड़ा था कि किसी को भनक तक नहीं लगी और इसके बारे में जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों को ही दी गई थी और इसकी तैयारियां भी ऐसी थी जिनको टॉप सीक्रेट रखा गया। ऑपरेशन खत्म हुआ और सबसे खास बात यह थी कि भारतीय सेना का एक भी जवान इस पूरे स्ट्राइक में किसी भी तरीके की कैजुअल्टी का सामना नहीं करना पड़ा। सभी सुरक्षित वापस अपने इलाकों में आए और फिर 29 तारीख को भारत ने दुनिया के सामने अपने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के बारे में दुनिया को बता दिया। यह बता दिया कि कैसे हमारे शूरवीरों ने एक बार फिर अपने सामने दुश्मनों को न सिर्फ घुटने टिका दिए बल्कि खुद उनके इलाके में घुसकर उनके कैंप्स को बर्बाद कर दिया गया। 2017 में करीबन 19 से ज्यादा जवानों को इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें कीर्ति चक्र जैसे बड़े चक्र भी शामिल थे या फिर अवार्ड्स भी शामिल थे। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 ने एक तस्दीक कर दी कि अब अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा, बातचीत कर निंदा कर उस मामले को शांत नहीं होने देगा। यानी भारत इलाकों में घुसेगा, वहां पे टारगेट करेगा और वापस आएगा और ये चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बंद नहीं हो जाता। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष और हम आपको बताते रहेंगे ऐसी ही शौर्य गाथाओं के बारे में।